हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का नॉलेज 24 चैनल में। और आज हम इस लेक्चर में प्री बोर्ड परीक्षा 2026 जो अभी आपका कुछ दिन पहले ही पेपर हुआ है मैथमेटिक्स का, तो इसमें हम मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, जो आपके दो पेपर होते हैं स्टैंडर्ड और बेसिक, उसमें हम स्टैंडर्ड पेपर को आज पूरा सॉल्व करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर, यह है आपका प्री बोर्ड का फाइनल पेपर जिसमें कंप्लीट सिलेबस को कवर किया गया है। बहुत अच्छे एग्जामिनर्स ने क्वेश्चन डाले हुए हैं, तो इसको हम आज पूरा सॉल्व करेंगे कंप्लीट, सारे ऑब्जेक्टिव्स, फिल इन द ब्लैंक्स और सारे क्वेश्चन अथवा के साथ। आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सही विकल्प चुनिए। यदि द्विघात बहुपद के शून्यक ऋण 3 तथा 4 हैं तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो हमें मालूम है द्विघात बहुपद के यदि हमें शून्यक दिए गए हैं तो उसका सीधा फॉर्मूला होगा x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। ये हमारा द्विघात बहुपद होता है। तो अल्फा आपको कितना देके रखा है -3 और बीटा आपको देके रखा है 4। आप पुटअप कराएंगे यहां पर तो हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x प्लस 3 और यहां जाएगा x माइनस 4। ये px के बराबर चलता रहेगा। ये आपका फॉर्मूला होगा a प्लस एक्स प्लस ए एक्स और x प्लस बी का, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और 4 3 12 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। यहाँ पर ए ऑप्शन है। दूसरा तरीका ये भी आप कर सकते हैं कि आप सीधे शून्य को पुटअप करा दें ऑप्शन में, जहां पर भी 0 आ जाएगा वो उसके आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम देख पाएंगे। यदि 1/3 इस वर्ग समीकरण का मूल है तो k का मान हमें ज्ञात करना है। तो ये भी आसान है, यदि 1/3 इसका मूल है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। हम इसमें वैल्यू पुटअप करा देते हैं। 1/3 स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस के एक्स की जगह हम लिखेंगे 1/3 माइनस 5/3 इज इक्वल टू हो गया 0। ये हो जाएगा 1/9। तो 9 का हम एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 9। ये मैंने 9 को एलसीएम में ले लिया तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 3 त्रिका 9, 3 के ऋण 3 त्रिका 9 ती 5 3 त्रिका 9 ती 5 15 बराबर 0। ये 9 तो उस साइड 0 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3 के बराबर 15 में से 1 चले जाएंगे माइनस के 14 उस साइड जाएंगे 14 हो जाएंगे। के इज इक्वल टू हो जाएगा 14/3। तो 14/3 बी ऑप्शन में। इन्होंने बोला है एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में मूल बिंदु से 4 इकाई दूरी चलना है। चलिए हम कुछ कार्तीय तल हम बना लेते हैं। एक्स और वाई हमने एक्सेस ले लिए। के बाद उन्होंने बोला है कि एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में मूल बिंदु से 4 इकाई दूरी पर जाना है। मूल बिंदु आपका ये है। 4 इकाई दूरी पर आप मान के चलें कि 1 2 3 और ये आप 4 इकाई दूरी पर यहां पर पहुंचे। और वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा में भी इतना ही जाना है, 4 इकाई दूरी पे 2 3 और 4। ठीक है। तो जब आपके ये 4 और 4 हैं दोनों, तो हमें इनके बीच की क्या निकालनी है, दूरी फाइंड आउट करनी है। तो ये या तो दूरी फॉर्मूले से आप कर सकते हैं। इसके निर्देशांक हो जाएंगे 4,0 और इसके निर्देशांक हो जाएंगे आपके 0, -4। तो दूरी के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, या फिर ये एक तरीके का आपका समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बन गया है। समकोण भी है और समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसका जो विकर्ण होता है वो a√2 होता है। मतलब ये जो भुजा है 4√2, 4√2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो दूरी के फॉर्मूले से भी ज्ञात कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक 30 मीटर ऊंचा प्रकाश का स्तंभ है। तो हम एक स्तंभ बना लेते हैं। ये आपने एक स्तंभ बनाया 30 मीटर ऊंचा। ये हो गया स्तंभ 30 मीटर ऊंचा। एक नाव का अवनमन कोण, तो यहां कहीं पे हम मान लेते हैं एक नाव थी। और अवनमन कोण की बात कर रहे हैं तो अवनमन कोण होता है जब कोई व्यक्ति ऊपर से कहां देख रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है। तो नीचे देखने पर जो क्षैतिज रेखा के साथ, इस रेखा के साथ जो एंगल बनेगा, ये एंगल वो उन्होंने बोला है 45 डिग्री। कितना है, 45 डिग्री। तो यदि ये 45 डिग्री है तो यहां भी 45 डिग्री ही बनेगा, एकांतरंता कोण। तो वो बोल रहे हैं नाव की इस स्तंभ से क्या करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करना है, इस नाव की इस स्तंभ से दूरी ज्ञात करना है। तो बहुत ही सरल है। यहाँ तो
ये लंब हो गया आपका और ये आधार बेस हो गया, तो एक्स मैंने मान लिया। चलिए, तो 45 डिग्री यदि यहां पर है तो हम tan लेंगे लंब और आधार के केस में, तो tan 45 आपका 1 होता है। tan 45 आपका 1 होता है, तो जो लंबाई होती है वही हमारा क्या हो जाता है, आधार हो जाता है, इसलिए ये दूरी हो जाएगी 30। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है एक त्रिभुज है एबीसी। चलिए बना लेते हैं एक त्रिभुज एबीसी। एक त्रिभुज बनाया एबीसी और उसमें एक समांतर रेखा खींचनी है, ये इसके समांतर भी खींच। चलिए इसका नामकरण कर लेते हैं। इन्होंने नाम बोला है, इसका नाम है ए बी सी और जो समांतर रेखा है वो है डी ई। पी पैरेलल है बीसी के, यहां पर दिया हुआ है। एडी का मान हमें एक्स दिया है, यहां पर x माइनस 2 दिया है, ये x प्लस 2 दिया है और यहां पर x माइनस 1 दिया है। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय जो कि थेल्स ने दी थी, वो कहता है कि यदि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो अन्य शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब यह है कि ये x बटे x माइनस 2 हो जाएगा, बराबर आएगा x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, x का यहां पर मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, x माइनस 2 और x प्लस 2, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पर माइनस एक्स हो जाए, एक्स का यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। चलिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 4, तो एक्स इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। यहाँ पर 4 है क्या, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि यदि रैखिक समीकरण युग्म दिए हैं दो द्वारा निरूपित दोनों रेखाओं पर दो बिंदु हैं। देखिए एक चीज हमेशा याद रखें, दो रेखाएं तीन प्रकार से हो सकती हैं, या तो वो दोनों रेखाएं समांतर होंगी, और समांतर यदि है तो एक भी हल नहीं बनेगा, कोई हल नहीं बनेगी, या तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होने पर एक हल बनेगा केवल अद्वितीय, और या तीसरी कंडीशन होगी कि रेखाएं संपाती होंगी। कैसी होंगी, एक के ऊपर एक, संपाती। तो संपाती होने पर सीधी सी बात याद रखें, जब दो रेखाएं हैं तो वो जहां टच कर रही हैं, स्पर्श कर रही हैं, वही उनके हल कहलाते हैं। वही क्या कहलाते हैं, उनके हल कहलाते हैं। यहां तो कोई हल नहीं है, जीरो। यहां कितने हल हैं, एक। और यहां कितने हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक, या अनंत भी हम इसको बोलते हैं। तो अब इन्होंने बोला है कि दो हल हैं, तो क्या दो हल की कंडीशन कौन सी होगी, दो हल हो सकते हैं, दो हल नहीं, फिर वहां पर अनंत हल बनेंगे। कितने हल बनेंगे, अनंत हल, या तो जीरो या एक या अनंत। तो दो हल तो उन्होंने दे चुके हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, कि इसके अनंत अनेक हल होंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये इंग्लिश में आ गया है। चलिए रिक्त स्थान पे आ जाए, अपन जूम कर लेते हैं हम इसको, ठीक है। और आप सभी इसे अपने फेयर नोटबुक में जरूर नोट करें, इससे क्या है कि आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, और निश्चित तौर पर आपको ये फाइनल एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आने वाला है, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं, और एक तो सारा सिलेबस कंप्लीट किया गया है, ठीक है, सारा सिलेबस को इसमें लिया गया है। तो एक चीज जरूर करें कि पूरा पेपर लगाएं अथवा के साथ लगाएं, और इसको फेयर बुक में अपनी नोट भी करें। चलिए, कार्ल फ्रेडरिक गॉस को प्राय गणितज्ञों का क्या कहा जाता है, राजकुमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजकुमार। ये आप देखें कि जितने भी आपको हिस्ट्री दी गई है आपके मैथमेटिशियंस या साइंटिस्ट की आपकी बुक में, उनको थोड़ा सा पढ़ लें, ज्यादा बड़ी नहीं दी गई है, मुश्किल से 7 या 8 लाइन की कुछ ऐसी 7-8 आपको थ्योरीज दी गई हैं, हिस्ट्री दी गई हैं, उनको जरूर पढ़ें। उनमें से क्वेश्चन ये पूछता है, और वो स्टूडेंट्स तो जरूर पढ़ें जिन्होंने ये प्रण करके रखा है कि उन्हें 100 आउट ऑफ 100 लेके आना है, या फिर स्टेट या डिस्ट्रिक्ट मेरिट में उनको आना है, तो ये ऐसे क्वेश्चन भी उनको पढ़ने पड़ेंगे। चलिए, किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, भुज कहलाता है। क्या कहलाता है, भुज, या फिर एक्स अक्ष के निर्देशांक कहलाते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि 0 हो रहा है तो दोनों मूल कैसे हो जाएंगे, वास्तविक होंगे एवं समान होंगे। वास्तविक एवं समान, एवं लिख लें इसको, वास्तविक एवं समान। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो ये तो थेल्स प्रमेय होती है, तो वह तीसरी भुजा कैसी होती है, समांतर होती है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ये क्लास 9th का है, जीवा को समद्विभाजित करता है। क्या करता है, समद्विभाजित। त्रिज्या आर वाले वृत्त का सूत्र, ये बहुत ज्यादा सरल हो गया, पाई आर स्क्वायर, शायद 6वीं क्लास का क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं
हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए 3 में भी थोड़ा सा हम जूम कर ले रहे हैं इसको। हाँ, सत्य असत्य है इसमें। चलिए पहला क्वेश्चन है, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल उन संख्याओं का महत्तम समावर्तक कहलाती है। बिल्कुल 100% ये सही है, क्योंकि ये महत्तम समावर्तक की डेफिनेशन ही है। स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। बिल्कुल सही बात है, लंब ही होती है। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र यही है। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल बिल्कुल सही है, 3πr² होता है, क्योंकि संपूर्ण की बात करी गई है, वक्र पृष्ठ की नहीं बात करी गई है। शंकु का आधार यदि r है, त्रियक ऊंचाई l है, ऊंचाई h है, तो ये तो असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहां पर प्लस आता है ना कि माइनस आता है। ठीक है ना, l² बराबर होता है r² प्लस h²। चलिए मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, बहुत ही सरल है। x1 प्लस x2/2 कर देते हैं, तो -6 + 4 कितना होगा, -2, और -2 का ये फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो -2 हो जाएगा, -2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -1 हो जाएगा, 0 0 नहीं होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं अपन। यहीं पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। व्यापक समांतर श्रेणी, व्यापक का मतलब होता है मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म उसका क्या है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये होता है ई, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। ए प्लस डी, सॉरी एक सेकेंड, ए प्लस डी बी में लिखा हुआ है, तो ये बी हो जाएगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा, सेक थीटा जो होता है 1/cos होता है, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ 1 बचेगा। 1 कहाँ पे है, एफ में, तो ये एफ हो जाएगा। कॉट थीटा का मान ये होता है √cos² -1 हो जाएगा, कॉट स्क्वायर, और कॉट स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो ये बचेगा। ठीक है ना, यहां हो जाएगा ये ए। एन पद का सूत्र सीधा दिया हुआ है ई में, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन पदों का योगफल एस एन, सम ऑफ एन टर्म, तो ये डी हो जाएगा यहां पर, और 1/sin थीटा एक ही बचा है आपके पास, सी जो होता है कॉसेक थीटा। बहुत ही सरल दिए हैं ये तो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक शब्द में या एक वाक्य में हमें उत्तर देना है। तो वर्गीकृत आंकड़ों के बहुलक का सूत्र क्या होता है भाई, तो हमें पता है कि बहुलक जो होता है ये होता है L प्लस F1 माइनस F0/2 F1 माइनस F0 माइनस F2, और मल्टीप्लाई में होता है H। ये फॉर्मूला होता है, कुछ लोग इसको 10 102 करके भी याद करते हैं, 10 2 102, तो वो उनकी ट्रिक है। ठीक है ना, P बराबर दिया है आपको 0.05, और PE नहीं निकालना है, तो PE नहीं क्या होता है, हम एक में से PE को घटा देते हैं, जब एक में से इसको घटाएंगे तो ये आएगा 0.95 आएगा, 0.95। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो भाई अनंत हो सकती हैं, क्योंकि उस पर अनंत बिंदु है। वृत्त के त्रिज्यखंड का सूत्र बताना है, तो त्रिज्यखंड का सूत्र हो जाएगा, क्षेत्रफल की बात चल रही है, तो आपका 360 डिग्री πr² को बनाता है, तो थीटा डिग्री कितना बनाएगा, πr²/360 मल्टीप्लाई थीटा, तो ये त्रिज्यखंड का सूत्र। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी, एक होगी। बेलन के आयतन का सूत्र बताना है, तो बेलन आपका ऐसा बेलन होता है, ठीक है ना, और आयतन कैसे बनेगा, ये πr² को h ऊंचाई तक ले जाने पे, तो ये हो जाएगा πr² × h। ठीक है, इकाई का घन, इकाई घन इकाई लिख। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। एक खेल का मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, तो कुछ ऐसा हम मान सकते हैं कि एक मैं सर्किल यहां पर एक उठा लेता हूं, ठीक है ना, वृत्ताकार है तो, और इस सर्किल के चारों ओर क्या हो रहा है कि शायद सोनिया और रवि चक्कर लगा रहे हैं। तो जब सोनिया यहां पे स्टार्ट करती है, तो सोनिया को टाइम लगता है 36 मिनट एक चक्कर कंप्लीट करने में, और रवि को वहीं पर टाइम लग रहा 24 मिनट, 36 मिनट और 24 मिनट। तो ये कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो जब मिलने वाली बात होती है तो यहां पर क्या निकालेंगे, हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम ज्ञात करेंगे हम किसका,
36 और 24 का। आप चाहें तो एक साथ भी निकाल सकते हैं 36 और 24 को, तो 36 और 24 का, या फिर आप चाहें तो अभाज्य गुणनखंड करके निकाल सकते हैं। चलिए एक साथ निकाल लेते हैं। 2 का ये 18 बार जाएगा और ये 12 बार। फिर 2 से जब भी भाग देना है सीधा आधा कर दें, भाग देने की जरूरत नहीं है। और ये फिर 2 का दे देंगे तो 9 और 3, फिर 3 का देंगे तो 3, 1, फिर 3 का दे देंगे ये 1 और 1। इनका सीधा मल्टीप्लाई करें अपन तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, तो हमारा एलसीएम आ गया कितना, 72। तो यदि 72 हमारा एलसीएम आया है तो 72 मिनट बाद ही ये प्रारंभिक स्थान पर क्या करेंगे, पुनः मिलेंगे। चलिए इसका हम अथवा देख लेते हैं। ये इसका अथवा है, तो मैं थोड़ा सा जूम कर ले रहा हूं। इन्होंने बोला है कि सिद्ध करना है हमें कि ये अपरिमेय संख्या है। चलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन से होता है, विरोधाभास से होता है, क्योंकि हमें मालूम है कि कोई भी 6 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक है तो परिमेय तो होगी, और 2 भी इसमें क्या है, पूर्णांक है। 4 भी क्या है, पूर्णांक है। लेकिन किसी भी पूर्णांक संख्या या परिमेय संख्या को हम क्या कर रहे हैं, अपरिमेय के साथ गुणा कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो उत्तर अपरिमेय ही आता है। लेकिन हमें यहां पर क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि माना ये 6 धन 4 करणी 5/2। एक काम करते हैं, 2 से काट ही देते हैं ना इसको, तो ये हो जाएगा 2 3 6 और 2 दूनी 4, तो ये हो गया 3 धन 2 करणी 5, एक परिमेय संख्या। क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या। अब यदि ये परिमेय संख्या है तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 धन 2 करणी 5 बराबर a/b। यहां हम लिख देते हैं कि a और b दोनों क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक भी है, साथ में ये भी लिख देते हैं कि इनका HCF ये सहअभाज्य भी है। ए और बी कैसे हैं, सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब ये कि इनसे कुछ कटेगा नहीं, है ना। चलिए अब इसको मैं पक्षांतर करता हूं, तो ये बचा 2 करणी 5 बराबर a/b -3, ठीक है ना। और इस 2 को भी हम यदि पक्षांतर करें तो ये आ जाएगा करणी 5 बराबर a/2 -3/2 हो जाएगा। इस 2 को दोनों तरफ पहुंचे, ये b भी था, ठीक है। अब हम यहां लिखेंगे एक लाइन कि चूंकि a एवं b पूर्णांक हैं, ठीक है ना, अतः a/2b -3/2 एक परिमेय संख्या होगी। ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो हमारा ये आ गया करणी 5 इक्वल टू एक कोई भी परिमेय संख्या आ गई। तो जबकि करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और यहां लिख देंगे कि ऐसा हमारे विरोधाभास लेने के कारण हुआ है। अतः जो संख्या थी आपकी 6 धन 4 करणी 5/2 एक अपरिमेय संख्या, सिद्ध करना था। कॉन्ट्राडिक्शन लेना है, उल्टा लेना है, हमें पहले ये मान के चलना है कि ये परिमेय है, बाद में हम अंडर रूट वाली संख्या को बोल देंगे यार ये कैसे परिमेय हो सकती है, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन डालना है। चलिए इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा था कि HCF और LCM आपको ज्ञात करने हैं। ये तो ट्रेडमार्क टाइप का क्वेश्चन हो गया, हमेशा पूछते हैं इसको। चलिए तो हमें मालूम है कि LCM का HCF के साथ जो गुणा होता है वो उन दोनों संख्याओं का गुणा होता है। तो LCM तो हमें नहीं दे के रखा है, LCM हमें निकालना है। HCF जरूर हमें 9 दे के रखा है, और वो संख्याएं भी हमें दे के रखी हैं 306 और 657। तो 9 से इसको कैंसिल करेंगे, 9 एकम 9, यहां से हुआ 9 7 63, 9 7 63 और 9 तिया 27 73 का मल्टीप्लाई आप लोग कर लें, शायद 22,338 के समथिंग, ठीक है, ऐसा कुछ मुझे याद है। चलिए इसके बाद इसके बाद अपन कर लेते हैं इसका 8वां क्वेश्चन, नहीं सॉरी 7 का हमारा और वाला अथवा वाला क्वेश्चन,
ये कह रहा है 4 के पावर n पर विचार करना है, n प्राकृत है, n का कोई भी प्राकृत मान हो सकता है, ये शून्य पर समाप्त होता है। देखिए 4 टू दी पावर n को हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2, है ना, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 टू पावर 2 और इसके ऊपर n, पावर के ऊपर पावर हो तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2n। अब n एक प्राकृत था, प्राकृत से 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो एक क्या बन गया, ये भी प्राकृत संख्या ही बनी, सम प्राकृत संख्या कह सकते हैं, किसी भी संख्या में 2 का मल्टीप्लाई करें, है ना, तो वो सम प्राकृत संख्या बन गई 2 टू दी पावर 2n। अब हम जानते हैं कि हम लिखेंगे कि किसी भी संख्या का इकाई अंक शून्य होने के लिए, किसी भी संख्या का इकाई अंक शून्य होने के लिए उस संख्या में देखिए 10 कैसे बनता है, शून्य मतलब कि 10 का गुणा हो रहा है, तो 10 बनता है, 10 के फैक्टर होते हैं 2 गुणा 5, ठीक है ना, 2 गुणा 5 से ही 10 बनता है। तो उसमें बहुत सारे 10 हो या कम से कम एक 10 तो हो, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि 2 के ऊपर कोई a की घात मान लें और 5 के ऊपर b की घात मान लें, जहां हम कह सकते हैं a और b धनात्मक पूर्णांक है, a और b क्या है, धनात्मक पूर्णांक। यदि एक a, एक 2 और एक 5 कम से कम है तो वो 2 और 5 का गुणा करके 10 बन जाएगा। लेकिन क्या 4 के पावर n में कोई 5 का गुणज है, गुणनखंड है क्या 5 का, नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि 4 की पावर n में 5 के ऊपर b का कोई गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, अतः यह शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता, शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। तो ये चीज हमें इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि शून्य पर वही संख्या समाप्त होगी जिसके अंदर 2 गुणा 5 के कोई गुणनखंड हो, कम से कम एक तो हो, 1 2 और 1 5 तो हो, ज्यादा होंगे तो चलेगा लेकिन कम से कम एक तो होने चाहिए। तो इसमें तो केवल 2 का गुणज है, बाकी कोई 5 का गुणज नहीं है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, द्विघात के हमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करने हैं, बहुत आसान है। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 को तो सामान से बिल्कुल हम तोड़ सकते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x, है ना, प्लस 10, शून्य ज्ञात करना है तो इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा, तो यहां से जब अपन कॉमन निकालेंगे तो ये x प्लस 5 आएगा और x प्लस 2 आ जाएगा, तो शून्य का आ जाएंगे आपके x बराबर -5 और -2। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, इसके भी हमें शून्यकों का योग और गुणा निकालना है। तो ये तो बहुत सरल है, यदि शून्यकों का योग और गुणा हमें निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है हमारा वो -b अपॉन ए होता है। तो b कितना दिया गया है आपको, -1, माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया, अपॉन ए कितना है 3, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बटे ए होता है, तो c कितना है, ऋण 4 है c और a 3 है। सबसे पहले इसकी आप तुलना जरूर किया करें, ऐसे लिखें, इसका तुलना मानक रूप से करने पर ax² प्लस bx प्लस c, तो a का मान 3 आ जाएगा, b का मान ऋण 1 लिख देंगे, c का मान ऋण 4 लिख देंगे। चलिए इसका अथवा भी कर लिया है हम। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, हाँ इसमें भी हमें फिर से शून्य ज्ञात करने हैं। चलिए कर लेते हैं शून्य। यहां पर पहले इसको जमाना पड़ेगा क्योंकि ये मानक रूप में नहीं लिखा हुआ है, तो हम इसको जमाएं, कैसे लिखेंगे, पहले x² का टर्म लिखें, फिर x का टर्म लिखें और फिर एक अचर पद लिखेंगे। शून्य निकालना है तो इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा। इसको कैसे तोड़ेंगे, 6 3 18 आ रहा है तो 9 दूनी 18 यहाँ पे हो जाएगा, है ना। बीच का टर्म कैसे हो जाएगा, 9x और 2x धन का हो जाएगा 2, क्योंकि माइनस में से प्लस जाएंगे तो -7x -3 इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन आ जाएगा आपका 3x, तो ये बचा आपका 3x ही बचा, नहीं सॉरी 2x बचा यहाँ पे, 2x -3, और कोई कॉमन नहीं है तो उसका एक तो है ही, 2x
3 बराबर 0। एक कोष्टक में आ गया आपका 2x माइनस 3 और दूसरे कोष्टक में आ जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x का मान कितना आएगा 3/2 और यहाँ से x का मान आएगा -1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है, तो आप चाहें तो सीधा फॉर्मूला रख के कर सकते हैं। k को बाहर ले लें, केवल x² माइनस आपका अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना, ये बहुपद हो जाएगा x के टर्म में। यहाँ पर बाद में आप चाहें तो यहाँ पे k लिख दें क्योंकि ये गुणज होता है, ठीक है ना। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप सीधा अल्फा प्लस बीटा जो होता है योगफल वो होता है -b/a और योगफल आपको दिया है ऋण 1/5 और ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c/a होता है, ये होता है आपका 1/5। तो आप a को तो देख पा रहे हैं कि दोनों जगह 5 है, तो हम लिख सकते हैं a बराबर 5k लिख दिया, ठीक है ना, क्योंकि ये अनुपात है, कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं है। और b का मान आपका आ जाएगा 1 और c का मान आ जाएगा आपका 1। ए बी सी दोनों तीनों आ गए हैं। तो अब हमें मालूम है कि यदि ए बी सी हमारे पास हैं, सूत्र होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये मानक रूप होता है किसका, द्विघात बहुपद का, तो हम px के रूप में दर्शा सकते हैं। अब एक ही जगह मुझे 5 रखना है, 5 सबके बाहर k तो लिख ही लेते हैं। 5x² प्लस b की जगह 1 रखना है, तो ये हो जाएगा प्लस x प्लस c की जगह भी 1, ठीक है। ये हो गया px का मान। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, दसवां क्वेश्चन कह रहा है कि दो संपूरक कोण, ठीक है। अब चूंकि आपको दो घात वाले रैखिक बहुपद हैं, तो इसलिए हम इसमें दो चर मान के चलेंगे। दो संपूरक हैं तो एक को हमने x माना और एक को y मान लिया, तो बड़े को हम मान लेते हैं, मान के चला कि हमने छोटा कोण चलो x मान, छोटा कोण क्या है x और बड़ा कोण क्या है y। दो चर इसलिए मान रहे हैं क्योंकि आपको जो यूनिट में आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इसलिए हम इसमें दो चर मान रहे हैं। छोटा कोण x है, बड़ा कोण क्या है y है। अब उन्होंने बोला संपूरक है, तो एक शर्त तो हो जाएगी कि x और y संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री। और दूसरा बड़ा कोण कौन है y, वो छोटे कोण से कितना है 18, देखें मतलब x धन 18। चलिए तो आप चाहें तो सीधा ये हो जाएगा x माइनस y, इसको मैंने यदि पक्षांतर करूं मैं तो ये हो जाएगा x, ये 22 साइड आया तो माइनस y बराबर 18 को उस तरफ पहुंचाएंगे तो माइनस का 18। इसको जोड़ देते हैं तो y से y कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 2x बराबर 180 में से आपके 18 जाएंगे तो ये हो जाएगा 100, शायद 62 आएगा, ठीक है। तो x बराबर आ गया आपका 81। x 81 आ गया तो y कितना आ जाएगा आपका, 180 में से 81 जाएंगे 99 आ जाएगा, ठीक है। x और y आपके आ गए। इसके बाद इन्होंने बोला है समीकरण दिए गए हैं, इनको प्रतिस्थापन से हल करना है, तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए तो मैं यहाँ पे लाइन खींच दे रहा हूं थोड़ा सा। हाँ, इन्होंने बोला है x प्लस 14 दिया है, तो यहां से प्रतिस्थापन में तो हमें मान निकालना पड़ेगा 14 माइनस y, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। और दूसरा है x माइनस बाई इज इक्वल टू क्या है 4, तो यहाँ पे पुटअप करें x का मान 14 ऋण बाई बराबर 4, ये हो जाएगा 14 ऋण 2y बराबर 4। ये 14 जब उस तरफ जाएंगे तो ये माइनस का क्या हो जाएगा 10 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 2 से 10 5 बार कैंसिल हुए, y का मान आ गया 5। तो हम समीकरण 1 से क्या कह सकते हैं, x कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये 5 और 9 हो गए, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, एपी का क्वेश्चन है। तो 0 से 50 के बीच की हम एपी यदि बनाए पहले, तो ये 1 से स्टार्ट होगी, 1 3 5 और 50 के पहले ठीक कितनी है 49। ये संख्याएं होंगी आपकी कितनी 25, क्योंकि 0 से 50 तक 25 संख्याएं आपकी धनात्मक होंगी और मतलब आपकी सम होंगी और उतनी ही क्या होंगी
विषम होंगी, 0 ना तो सम है ना विषम है, ठीक है। तो 25 संख्याएं हैं ये। अब हमें यदि इनके सम निकालना है इन 25 संख्याओं का, तो सीधा सा फॉर्मूला ले लेंगे n/2 a+l, प्रथम पद और अंतिम पद। तो प्रथम पद n कितना है हमारा 25, 25/2, प्रथम पद है हमारा 1 और अंतिम पद है 50, ठीक है। 25/2 और ये हो जाएंगे 50, ये आपने कैंसिल किए, 25 से 25 और 25 हो 25। चलिए इसका हम और देख लेते हैं। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के n विपद बराबर हैं? तो ठीक है, हम n विपद बराबर कर देते हैं। पहले का हो जाएगा a1 + n-1 इंटू डी, और दूसरे का हो जाएगा, ये भी d1 कर देते हैं, a2 + n-1 d2, ठीक है ना। दोनों के n विपद बराबर करने हैं। किस मान के लिए? n तो एक ही रहेगा उनका। तो a1 यहां पर क्या हो जाएगा 63 + n-1, d1 कितना हो जाएगा 63 और 2 65 मतलब 2, और यहाँ a2 है 3 धन n-1 इंटू d2 कितना हो जाएगा 3 और 10 मतलब 7। ये हो गया आपका 63 - 2n-2 बराबर यहाँ पे 3 धन 7n-7। चलिए यहां से 63 में से 2 जाएंगे तो 61 हो जाएगा, 2n को उस तरफ पहुंचा देंगे तो वो हो जाएगा आपका, सॉरी धन है यहाँ पर, 2n को अपन उस तरफ पहुंचाएंगे तो ये हो जाएगा 5n, और -7 में से 3 जाएंगे ऋण 4 इस साइड आ जाएंगे तो धन के 4, 2n इस 7n में से घटेंगे तो 5n हो जाएंगे। ये 65 हो गया। 5 से जब हम 65 को काटें तो कितने बार कटेगा, 5 एकम 5, 5 15, तो n का मान कितना 13। 13वें पद पे दोनों का nवां पद क्या होगा, बराबर होगा। चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। थोड़ा सा जूम कर ले रहे हैं। 12 कह रहा है कि x और y में हमें संबंध ज्ञात करना है। तो यदि हम माने कि ऐसा कहीं पर एक x और y है ये, और दो बिंदु हो जाएंगे आपके, एक 7,1 और एक बिंदु हो जाएगा 3,5 से, कैसा है समदूरस्थ, कैसा है समदूरस्थ, टेंस कितनी बराबर है। तो हम दूरी का फॉर्मूला ही लगाएंगे इसमें। तो चलिए ये पहली दूरी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी x - 7 का वर्ग धन y - 1 का वर्ग। दूसरी दूरी हो जाएगी x - 3 का वर्ग धन y - 5 का वर्ग। दोनों तरफ वर्ग लगा देंगे तो ये अंडर रूट तो कट जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा a² धन b² - 2ab मतलब 14x। यहाँ पे भी वही लगेगा a² धन b² - 2ab। यहाँ फिर से वही लगेगा a² धन b² - 2ab। फिर से वही लगाएं a² धन b² इस -5। चलिए x² से x² चले गए आपके, y² से y² चले गए। अब ये देखें, ये 49 और 1 50 हो गए, ठीक है ना। 14x हैं और इस साइड के ये क्या है ऋण 6x, इस साइड ले आएंगे तो धन के हो जाएंगे, 14 में से 6 जाएंगे तो 8x बचेंगे ऋण के, ठीक है। ऋण के 2 बाई हैं और यहाँ पे ऋण के 10 बाई, 10 बाई साइड आएंगे तो धन के 10 में से 2 8 बाई। अब क्या संख्याएं बची, 25 और 9 हो जाएगा आपका कितना, 25 और 9 34 हो जाएगा, ठीक है ना। स्क्वायर धन b², हाँ ठीक है, 25 और 9 आपका 34 हो जाएगा। हाँ पे 34 आप ये लेके आएंगे तो माइनस, तो हो गया ऋण 8x धन 8y, 50 में से 34 गए तो ये भाई 16 बराबर 0। 8 से काट दिया सबको, ऋण का भी मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऋण का और 8 का अपन क्या कर दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं सब में ना। तो ये तो बचा x, ये यहाँ ऋण हो जाएगा y और यहाँ भी ऋण हो जाएगा, 8 दूनी 16। तो x - y = 2, ये क्या आ गया, एक रिलेशन बन गया। चलिए इसका और कह रहा है कि एक ये वह अनुपात ज्ञात करना है जिसमें बिंदुओं और ये बिंदु और बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। देखिए x अक्ष से विभाजित हो रहा है तो x अक्ष पे y का मान क्या होता है, शून्य होता है। x अक्ष पे y का मान क्या होता है, शून्य। ये और वाला क्वेश्चन जो है ये देख रहे हैं अपन इसको, तो y का मान हमें क्या चाहिए, शून्य चाहिए। अब y का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि भैया m1/2 धन
m2/1 बटे m1 प्लस m2। अब यहाँ बाई तो क्या हो गया, शून्य हो गया x अक्ष पर। m1 हमें निकालना, ये m1 अपॉन m2 निकालना है अनुपात, तो m1 की जगह तो m1 ही रहेगा। बाई टू कौन हो जाए किसी को भी, इसको हम एक काम करते हैं बाई 1 मान लेते हैं और इसको हम क्या मान रहे हैं बाई 2। तो ये बाई 2 हो गया आपका 5 धन m2 और बाई 1 हो गया आपका कितना माइनस का, ठीक है ना। अब ये अपॉन में था वो तो जीरो से मल्टीप्लाई होगा, त्रियक गुणा तो जीरो होगा, m1 प्लस m2 क्या होगा, जीरो होगा। अब मैं पक्षांतर कर दे रहा हूं तो m1 5 बराबर हो जाएगा -5m2। 5 से 5 तो आपके कैंसिल हो गए। m1 अपॉन m2 यदि मैंने किया तो सामने क्या बचा, -1, -1 अपॉन 1 हम कह सकते हैं। m1 अपॉन m2 हो गया -1 अपॉन 1। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 15 कॉट इज इक्वल टू 8 दिया है। क्या दिया है आपको, 15 कॉट। तो हम ले लेते हैं कि कॉट ए का मान हो गया आपका 8/15 हो गया 8/15। अब कॉट क्या होता है, कॉट tan का उल्टा होता है, tan होता है आपका लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा उल्टा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो कर्ण हमको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, कर्ण। तो कर्ण कितना होता है, इन दोनों का स्क्वायर कर दें, 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225, दोनों को जोड़ेंगे तो शायद ये 5 और 4 9, 5 और 4 9, 6 2 8, 289 आ रहा है। 17 का स्क्वायर बन रहा है, 17 का वर्गमूल, 17 का स्क्वायर 289, ठीक है। कर्ण आ गया। अब हमें ज्ञात क्या करना था, कॉस ए। तो कॉस कितना होता है, साइन कॉस टेन, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारा, आधार तो 8 है और कर्ण हमने निकाला 17, तो ये 8/17 हो जाएगा। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन हम यहां कर ले। cos 45, cos 45 कितना होता है, cos 45 होगा आपका 1/√2 और sec 30, sec के लिए काम करते हैं साइन cos में तोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 1/sec होता है cos 30 और cosec होता है sin 30, ठीक है ना। तो ये हो गया 1/√2 तो चल ही रहा है अपॉन cos 30 का मान क्या होगा, cos 30 का मान होगा √3/2, तो पलट जाएगा क्योंकि 1 अपॉन है, तो ये हो जाएगा 2/√3 प्लस sin 30 होता है 1/2, तो पलट जाएगा तो हो जाएगा 2। चलिए एलसीएम आप लेंगे √3 लेंगे और उसको क्या है ऊपर पहुंचा देंगे, तो ये ऊपर पहुंच के हो गया √3 अपॉन ये √2 का मल्टीप्लाई हुआ यहाँ, और यहाँ क्या बचा 2 प्लस √3 का अपन ने एलसीएम ले लिया था, तो 2 के साथ 2√3, 2 को भी कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा √3/2√2, सर क्या बचा आपका 1 प्लस, बस यही है, ज़्यादा है। इसके बाद यदि आप करना चाहें तो इसका परिमीकरण कर सकते हैं, बाकी यही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। 14 इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर ले रहा हूं, ज़्यादा जूम हो जगह बची, ये ठीक है। इन्होंने कहा कि एक यदि एक बिंदु P से केंद्र O वाले किसी वृत्त पर, चलिए काम करते हैं, वृत्त ले लेते हैं। ये वृत्त लिया मैंने, इसका जो केंद्र है वो O है और यहां पर कोई बाह्य बिंदु है P, यहां पर कोई बाह्य बिंदु है P। अब इन्होंने बोला कि इस बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं, एक स्पर्श रेखा तो ये मान लें और एक स्पर्श रेखा ये मान लें, ठीक है। और स्पर्श रेखाएं जो स्पर्श कर रही हैं वो कर रही हैं एक ए बिंदु पर और एक बी बिंदु, ए बिंदु पर और बी बिंदु पर। अब इसको हम इससे मिला दें तो केंद्र से, और ये मिला दें, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखें कि यहां पे स्पर्श रेखा और त्रिज्या हमेशा कैसी होती है, लंबवत 90 डिग्री।
अब इन्होंने बोला है कि 80 डिग्री पर ये दोनों स्पर्श रेखाएं झुकी हैं। कितने डिग्री पर? 80। अब दोनों स्पर्श रेखाएं का यदि एक बिंदु कॉमन होता है तो ये दोनों जो त्रिभुज बनते हैं वो बनते हैं आपके सर्वांग सम त्रिभुज। तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे? बराबर बराबर। तो ये 40 और ये भी 40, पूरा 80 था तो ये 40 और ये भी 40। अब हमें एंगल निकालना है पीओए। एंगल कौन सा निकालना है? पीओए। तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगी त्रिभुज की। ये 90 40 130, तो बचा हुआ कितना हुआ? 50। तो इसको आपको लिखना है कि एंगल सम प्रॉपर्टी से फिर ये कितना हो जाएगा? 50। चलिए, दो संकेंद्रीय वृत्त हैं, मतलब चलें दो, हमें सर्किल चाहिए पड़ेंगे। सर्किल ये हो गया। संकेंद्रीय है मतलब एक ही इनका क्या है? केंद्र है। यहां मैंने इनका केंद्र बनाया, ओ मान लिया। ठीक। अब एक की रेडियस तो 5 है और एक की 3 है। बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की क्या है? स्पर्श रेखा है। बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की क्या है? स्पर्श रेखा है। चलो तो मैं एक यहां से एक जीवा बना रहा हूं। ये एक जीवा है, का नाम है ए बी। ये जीवा है ए बी। लाइन बाहर तक जा रही है लेकिन ए बी जीवा है, ठीक है ना। और ये छोटे वृत्त को क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। छोटे वृत्त को क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। तो यदि मैं इस बिंदु से इस स्पर्श रेखा पर तो केंद्र से हमेशा क्या होता है? लंब होता है। ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री बन जाएगा, बिल्कुल 90 डिग्री। और जो लंब होता है जीवा पर, वो जीवा को समद्विभाजित करता है। अब आप एक चीज और देखें कि ये कितना है? बड़े वृत्त की त्रिज्या है 5। ये क्या है? छोटे वृत्त की त्रिज्या 3। तो जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहां क्या हो जाएगा? ये 4 आ जाएगी। इसका मान देता हूं मैं n। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? 2an हो जाएगा। और an कितना दिया है? 4। तो ये 4 और 2 कितने बन गए? 8। सेंटीमीटर में बात चल रही तो सेंटीमीटर। ये कितना हो गया? 8 हो गया। हाँ, ये पूरी कहानी आपको लिखनी पड़ेगी कि ON जो है आपने लंब डाला किस पर? AB पर। फिर आप लिखेंगे कि जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। तो फिर ये लाइन लिख देंगे, ठीक है ना। फिर पाइथागोरस से आप an का मान निकाल लेंगे। an का मान भी आप निकाल के बताएंगे कि an बराबर होता है AO का स्क्वायर माइनस ON का स्क्वायर अंडर रूट। ये भी निकालेंगे आप। यहां पर आप इसको 25 माइनस 16 करेंगे तो ये आएगा आपका 25 माइनस 9 करेंगे तो ये आएगा आपका अंडर रूट 16। 16 आपका 4 बन जाएगा, ठीक है। फिर आप ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये पूरा टेक्निक रहेगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। चलिए, छोटा सा चलेगा, थोड़ा सा छोटा। हाँ, इन्होंने बोला है एक घड़ी की मिनट की सुई लंबाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। चलिए फिर से एक सर्किल लेते हैं, घड़ी बनाएंगे। ये घड़ी है, ठीक है। और इस घड़ी में यहां पे आपका एक कांटा लगा हुआ है। कांटा लगा नहीं, मतलब घड़ी का कांटा लगा हुआ है, ठीक है। तो ये घड़ी का 1 मिनट का कांटा है। यहां पर क्या रहता है आपका? 0 से स्टार्ट हो रही है। फिर इसमें 60 मिनट होते हैं ना। कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। यहां पर 1 लिखा है आपका, तो यहां पे 5 हिस्से होते हैं। 5 मिनट हो गए है ना। फिर ये 2 लिखा है, फिर ऐसे 3 लिखा है, फिर ऐसे एक 12 तक जाता है। कहां तक जाता है? वापस से 11, वापस यहां पर क्या है? 12। तो हमें ये मालूम है कि 60 मिनट में, कितने मिनट में? 60 मिनट में ये पूरा एक चक्कर लगाता है। तो 360 डिग्री, या जिसको हम पाई आर स्क्वायर बोलेंगे, 360 डिग्री मतलब पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल बनाएगा। तो हमें 5 मिनट का चाहिए है। तो 5 मिनट कैसे निकालेंगे? पाई आर स्क्वायर में 60 का भाग कर दिया तो ये 1 मिनट का निकल आया, और फिर 5 का गुणा कर दिया तो ये 5 मिनट का आ गया। तो 5 से 60 कटे आपके 12 बार। पाई का मान कितना होता है? 22/7 लगभग मान होता है ये तो। हालांकि आर हमें आपको दे के रखा है, 14 गुणित 14 हो जाएगा, और नीचे 12 भी चल रहा था तो ये 12।
चलिए कुछ कट रहा है क्या? हाँ, 7 से 2 कट रहा है, 7 दूनी 14, 12 ये 11 बार कट जाएगा, 2 12, फिर से 2 3 6, 2 7 14। अब ये हो जाएगा आपका, अब नहीं कट रहा है, ठीक है, 7 दूनी 14, 14 का 11 में गुणा करें, 14 एकम 14, एक हाथ सिलाई, 14 एकम 14 और एक 15, 151, 14 एकम 14, ठीक है, बटे 3, इसको काटा आपने तो 3 5 6 15, 3 एकम 3, एक बचा तो 3 का 12 हो जाएगा। और बात चल रही थी सेंटीमीटर में, तो क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। चलिए ये तो हो गया आपका एक क्वेश्चन। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा नीचे कर ले रहे हैं, ये है आपका और एक वृत्त का चतुर्थांश का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। परिधि दी गई है, परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर, का मान कितना दिया है? 22 सेंट। तो यहां से आपका मान रख देना है, चलो 2 गुणा 22/7, आर बराबर 22, 22 से 22 कैंसिल हो गए, आर का मान हो जाएगा 7/2। क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वो भी चतुर्थांश का। पूरा क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, चतुर्थांश उससे 1/4 होता है। चतुर्थांश कितना होता है? 1/4। तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, तो पाई का मान हो जाएगा आपका 22/7, आर आपको निकाला है आपने 7/2 गुणा 7/2, और नीचे एक 4 भी चल रहा है, ये 4 है तो यहां पे आपने नीचे 4 भी लिखा। चलिए एक साथ से एक साथ तो कट गए, 2 से ये कितने बार कट गए? 11 बार, बाकी नहीं कट रहा है, 11 सत्ते 77, 2 पाई आर, ये सही तो किया ना, 22/7, 22 से 22 कैंसिल हो गए थे, 22 दी थी पर थी, ठीक है, 22 से 22 कैंसिल, 7/2 आ गया था बिल्कुल, 7/2 गुणा 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 चतुर्थांश, ठीक है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। पाई आर कितना है? 7/2, 7/2, 4 भी है, एक ही 2 कटा है केवल, 7 से 7 कटा है, 11 सत्ते 77/8। चलिए तो 8 का आप भाग दे दें इसमें, 77/8 कितना आ जाएगा? 8 7 56, 8 8 64, 8 नाम 72, 5 बचे 50 हो जाएंगे, 8 45, 8 छिंग 48, 2 बचे 20 हो जाएंगे, 8 दूनी 16, 8 पंच 9.625, और ये एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक बक्से में 3 नीली और 2 सफेद। देखिए प्रायिकता इसमें ज्ञात करनी है सफेद गेंद की, तो हमें प्रायिकता मालूम है कि अनुकूल परिणाम आते हैं की संख्या ऊपर आएगी, अनुकूल परिणामों की संख्या, और नीचे आती है घटना के, ऊपर भी घटना की लिखना है, घटना के कुल परिणामों की संख्या। ये आपका सीधा सीधा फॉर्मूला है। तो अनुकूल परिणाम मतलब जो प्रश्न ने पूछा है वही आपके लिए अनुकूल परिणाम है, और कुल परिणाम मतलब क्या क्या कुल हो सकते हैं। तो कुल तो जितनी गेंदें हैं वो हो सकती हैं 3 2 5 और 4 9। ये हम निकाल रहे हैं पी किसके लिए? सफेद के लिए। किसके लिए निकाल रहे हैं? सफेद के लिए। तो सफेद कितनी गेंदें हैं? 2, तो हम ऊपर 2 लिख देंगे, बस 2/9 हो गया। अब हम पी निकालें किसके लिए? नीले के लिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? नीला। तो नीली कितनी गेंदें हैं? 3, बटे में क्या रहेंगी? कुल 9, काट दें तो 1/3 आ जाएगा, हो गया। इसके बाद हम और वाला देखें, और में कह रहा है कि सविता और हमीदा, सविता और हमीदा 2 मित्र हैं, इनकी क्या प्रायिकता होगी? दोनों के जन्म दिन भिन्न भिन्न हो। तो यदि हम देखें लीप ईयर माने हम यदि, तो लीप ईयर साधारण वर्ष की बात करें तो साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। साधारण वर्ष में 365 दिन। तो इन 365 दिन में एक दिन ही ऐसा कोई होगा जब उनके, भाई एक दिन ही जन्मे होंगे ना, व्यक्ति एक ही दिन जन्मता है, ऐसा तो नहीं है 10 बार जन्म लेगा। तो 365 में एक बार ऐसी कंडीशन हो सकती है कि उनके जन्मदिन एक समय हो, बाकी जो 364 हैं वो भिन्न भिन्न होंगे, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी भिन्न भिन्न की, है ना, ये क्या है? भिन्न भिन्न की। वो ऊपर भिन्न भिन्न मतलब 364 एक दिन होगा जो जब उनके हो सकते हैं, और नीचे कुल मतलब 365, तो ये 364/365 का आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है
कि 52 ताश की एक पत्तों की एक अच्छी गड्डी है और उसमें से एक पत्ता निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? एक पत्ता निकाल रहे हैं और हमें ज्ञात करना है कि लाल रंग का बादशाह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लाल रंग का बादशाह। देखिए, ताश में दो ही रंग होते हैं, लाल और काले, लाल और काला। अब लाल रंग की दो बादशाह होंगे, एक तो लाल पान वाला होगा और एक ईंट का, ईंट जिसको हम शायद क्यूब बोलते हैं, और हर्ट। क्यूब और हर्ट के दोनों के कलर कैसे होते हैं? रेड होते हैं। दोनों बादशाह रेड कलर के होंगे, तो 2 बटे कुल पत्ते कितने हैं? 52। काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/26 इसका आंसर। इसी के और की बात करें, 17 का जो और है, इसमें बोला है 90 डिस्क हैं। 80 में कितनी है? 90 डिस्क हैं और हमें निकालना है कि पूर्ण वर्ग वाली संख्या निकल के आए। कौन सी संख्या निकल के आए? पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग मतलब कि 1 है, जैसे 4 है, 9 है, तो ये कहां तक हो सकती है? 9 तक ही हो सकती है, क्योंकि 10 का वर्ग तो 100 हो जाता है, तो 100 तो है नहीं उसमें। 1 से लेकर 9 तक की संख्या होंगी, क्योंकि 9 का वर्ग क्या होता है? 81 होता है। तो ऊपर तो आ जाएंगी पूर्ण वर्ग की कितनी संख्या है? 9, और टोटल कितनी है? 90। तो 9 से ये 90 कटे, 1/10 आ गए। चाहे तो इसको 0.1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रायिकता की कोई इकाई नहीं होती, कोई इकाई मत लिख देना यहां पर, यही उसका आंसर है। चले क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि द्विघात समीकरण में हमें बराबर मूल हो, इसके लिए के का मान ज्ञात करना है। चलिए, बराबर मूल के लिए कंडीशन होती है, पहले तो हम इसको पूरा ओपन करें, ये ओपन नहीं है। के एक्स स्क्वायर -2kx+6 = 0। अब यहां पे एबीसी हमें पता है, तो यदि मूल बराबर हैं तो b² - 4ac का मान होना चाहिए 0। b क्या है हमारा? ये ऋण 2 के, ऋण 2 के का स्क्वायर करेंगे तो 4k² हो जाएगा, ऋण 4। ए कौन है? के, और सी कौन है? 6। 6 का इसमें गुणा करेंगे तो 6 चौके 24 के बराबर 0। तो अपन यहां पर सीधा 4 का एक तो भाग कर दें, तो ये हो जाएगा k² - 6 चौके 24, 6k = 0। तो इसमें k कॉमन लें तो ये हो जाएगा k-6 बराबर 0। तो यहाँ पे k के दो मान आ गए, k बराबर 0 और k बराबर 6। k बराबर 0 और k बराबर 6 पे जो समीकरण है, इसके जो मूल होंगे वो कैसे होंगे? बराबर होंगे और वास्तविक भी होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि दो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है जिनका योग और गुणनफल हमें दिया गया है। तो हम मान के चलते हैं कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है? y। x और y का मान तो आपको 17 दिया है, और x और y का गुणा आपको दिया है 72। तो प्रतिस्थापन लगा देते हैं। x बराबर कितना हो जाएगा? 17 ऋण y। x बराबर क्या हो गया? 17 ऋण y। इसमें पुटअप कर देते हैं, तो 17 ऋण y, यहां भी y बराबर 72। y का मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 17y - y² बराबर 72। चलिए इसको एक काम करते हैं, उसी तरफ लेके चलते हैं, तो ये हो जाएगा y²। 17y भी उस तरफ गए तो ऋण के 17y, और 72 धन के बराबर। चलिए ये क्या हो जाएगा? 9 8 72 बन रहा है सीधा, 9 और 8 16 है ना। तो ये हो जाएगा y² - 9y - 8y धन 72 बराबर 0। तो यहाँ से सीधा आ जाएगा y - 9 आ जाएगा, y - 8 आ जाएगा। तो एक y का मान 9 आ गया, एक y का 8 आ गया। तो यहाँ से x भी निकल के आ जाएंगे आपके। एक बार 8 आ जाएगा तो x भी क्या हो जाएगा? एक बार या तो जब 9 रखेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, क्योंकि दोनों का योग कितना आ रहा है? 17 आ रहा है। 9 और 8 17। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इन्होंने कहा है कि एक चतुर्भुज बनाना है। चलिए एक चतुर्भुज हम मन से बना लेते हैं कोई भी एक चतुर्भुज। क्योंकि समलंब सिद्ध करना है, इसलिए समलंब की आकृति का बनाया है। ये इसका नाम हो गया ए बी और ये सी। अब यहां पर इन्होंने बोला है कि इसके जो विकर्ण हैं, ये विकर्ण है इसके, ये विकर्ण जो हैं ये किसी बिंदु ओ पर मिल रहे हैं, है ना। अब ये कह रहे हैं कि जो AO बटे BO है,
बराबर है CO बटे DO के। ये हमें गिवन है, ये क्या है, हमें गिवन है। तो अपन इस चीज को यदि पलट के लिखें तो क्या मैं लिख सकता हूं AO बटे CO, इसका पक्षांतर करा, बराबर BO को इस साइड लेके आए तो BO बटे DO। अब थोड़ा सा देखें आप, AO कौन है, ये, और CO कौन है, ये, ठीक है ना। ये भुजा इसके अनुपात में बराबर कह रहे हैं। BO कौन है, ये वाली, और ये DO कौन है, ये वाली भुजा। ये भुजा इस भुजा की। अब यदि मैं बात करूं त्रिभुज AOB और त्रिभुज ऊपर से DOC, मतलब इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं और इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं, दो भुजाएं समानुपातिक हैं, ठीक है ना। दो भुजाएं क्या हो गई, समानुपातिक। तीसरा मैं कह रहा हूं कि जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, इसका मैं नाम दे रहा हूं एंगल 1, इसका मैं नाम दे रहा हूं एंगल 2। और यहां मैंने लिखा, ये तो आपको दिया है AO बटे CO बराबर BO बटे DO, और एंगल 1 बराबर जो एंगल 2 है वो शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। तो हमारी यहां पर समरूपता लग रही है दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, मतलब हमारी समरूपता लगी यहां पर भुजा कोण भुजा वाली। त्रिभुज ये दोनों कैसे हो गए, समरूप हो गए। AOB, सॉरी समरूप का ये चिन्ह, और त्रिभुज DOC या COD ये समरूप हो गए। किससे, भुजा साइड एंगल साइड समरूपता से। अब यदि ये समरूप हैं तो मैं कह सकता हूं कि ये जो एंगल यहां पर मैंने बनाया एंगल 3 और यहां पर मैंने एंगल बनाया 4, तो मैं कह सकता हूं कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है ना, बाई CPCT। नहीं, CPCT यहां नहीं लिखेंगे, ठीक है, यहां तो हाँ समरूप है, ठीक है ना। सिमिलर जो वो होते हैं उनके कोण भी कैसे होंगे, बराबर होते हैं, ठीक है ना। सिमिलर ट्रायंगल्स के कोण कैसे होते हैं, करस्पॉन्डिंग कोण कैसे होते हैं, संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण 3 बराबर कोण 4, यदि कोण 3 बराबर कोण 4 है तो ये एकांतर बन गए। ये कैसे हो गए, एकांतर। यदि एकांतर कोण बराबर हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये AB जो भुजा है वो समानांतर हो जाएगी DC के, और AB यदि DC के समांतर हो गई तो हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज ABCD एक समलंब है। क्योंकि समलंब की एक ही कंडीशन होती है कि उनकी भुजाएं कैसी होनी चाहिए, एक पेयर जो है वो कैसा होता है, समानांतर हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसका अथवा। इसी का अथवा कह रहा है कि लंबाई 6 मीटर, क्या है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि की छाया। ठीक है, चलिए एक मैंने एक स्तंभ बनाया इसका और इसकी छाया भी बनाई। स्तंभ की लंबाई दी है 6 मीटर और छाया दी है 4 मीटर। छाया इस साइड बन रही है, मतलब मैं यहां मान के चलता हूं यहां कहीं सूरज होगा, ठीक है ना, इसलिए वो यहां पे छाया बन रही है। अब इन्होंने बोला है कि यदि उसी समय मीनार, एक कोई मीनार है, उसी समय एक कोई क्या है, मीनार है, ये एक मीनार, उसकी छाया कितनी बन रही है, 28, कितनी बन रही है, 28 मीटर। ये उसकी 28 मीटर, ये उस मीनार की हाइट है, मुझे नहीं पता, ये मुझे निकालना है। तो हम एक चीज यहां पर देखें, यदि इसका नाम मैंने रखा ABC, इसका मैंने नाम रखा PQR, तो एंगल C जो है वो एंगल R के बराबर होगा कि नहीं होगा, एंगल C एंगल R के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये जो एंगल है ये एक समय पर सूरज के द्वारा वो छाया जो बन रही है, सूरज के द्वारा जो क्या है, सूरज यदि नीचे देख रहा है ये दृष्टि रेखा से यहां, तो ये कौन सा कोण रहेगा, अवनमन कोण। ये कौन सा कोण रहेगा, अवनमन कोण। तो अपन कह सकते हैं कि सूर्य द्वारा अवनमन कोण बराबर रहेंगे हमेशा, एक ही समय का अवनमन कोण कैसा रहेगा, हमेशा बराबर। अब सूर्य का एक कोण बराबर हो गया, अब हमें मालूम है कि कोण B बराबर कोण Q है, समकोण। तो AA सर्वांग समता लग गई, कौन सी सर्वांग समता लग गई, AA।
त्रिभुज ABC समरूप हो गए त्रिभुज PQR के। किसके अकॉर्डिंग? AA सर्वांग समता नहीं, समरूपता। AA कौन सी लग गई? समरूपता। अब यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो संगत भुजाएं कैसी होंगी? समानुपातिक। तो हम कह सकते हैं कि AB जो है वो बटे होगा PQ के, और जो हमारा BC है वो बटे होगा QR के। इसके अकॉर्डिंग AB का मान है 6, हाइट हमें निकालना है, इसका मान है 4, ये हो जाएगा 28। ये हो गया 4 सत्ते 28, तो हाइट आ गई 6 7 42। इकाई चल रही थी मीटर, तो ये हो गया 42। H का मान कितना? 42। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है कि देखो, इसको मैं थोड़ा सा पहले अच्छा बना दे रहा हूं। ये यहां से यहां तक क्या है? एक अर्धगोला है, ठीक है ना? ये आधा है, बाकी ये सिलेंडर है, ठीक है। इसके दो जो इसके छोर हैं वो कैसे हैं? अर्धगोलाकार हैं, बोला गया है अर्धगोला। तो अब हमसे बोला गया है कि इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब आप सोचें कि यदि आधे आधे गोले हैं, इनको मैं मिला दूं तो ये एक गोला बन जाएगा। ये आधे आधे गोले को मैं मिला दूं तो ये क्या बन जाएगा? एक गोला बन जाएगा। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा कैप्सूल का, कैप्सूल का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ये हम कह सकते हैं कि आधा और आधा क्या हो गया? गोला, प्लस ये फिर कितना बचा? बेलन। गोला प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और बेलन का कितना होता है? 2 पाई आर एच, ठीक है। यही पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, क्योंकि इसके ढक्कन तो है नहीं, केवल वक्राकार सतह है। तो यहां से एक काम करते हैं, अपन कॉमन लेना स्टार्ट करते हैं। 2 कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा, आर कॉमन आ गया। 2 का यहां भाग दिया तो ये 2, आर भी बचा प्लस। चलिए 2 पाई का मान हम रख देते हैं 22/7। रेडियस तो दोनों के लिए भाई वही रहेगी, चाहे यहां से रेडियस ये है, ठीक है ना? तो चाहे आप उस बेलन की बात करें या फिर उस अर्धगोले की बात करें, दोनों रेडियस एक ही है। तो यदि पूरी रेडियस 5 दी है, व्यास आपको डायमीटर 5 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा? 5/2। रेडियस कितनी हो गई? 5/2। यहां भी रख दिया मैंने 2 गुणा 5/2। हाइट कितनी हो जाएगी? टोटल हाइट 14 दी है, इसमें से बेलन आपने वृत्त उसको गोले को निकाल दिया। गोला का मतलब ये 2.5 और ये 2.5, भाई ये टोटल व्यास कितना है? 5 है। तो यहां से यहां की दूरी कितनी हुई? 2.5, और यहां से यहां की दूरी भी कितनी हुई? 2.5। तो ये तो आपने इसमें से काट लिया 2.5 और 2.5, 5 को। 14 में से आप 5 गए तो कितना बचा? 9 बचा। 2 से 2 कैंसिल हो गए। अब ये 2 से 1, ये 2 भी कैंसिल हो गए। चलिए अब यहां क्या बचा? 22/7 गुणा 5, और ये 9 और 5 कितने होगा? 14। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, और 22 का गुणा होगा तो 220। क्षेत्रफल की बात है, इकाई क्या चल रही थी? mm में, तो ये भी हो जाएगा mm। क्षेत्रफल है तो स्क्वायर, 220 mm। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसके अथवा की तरफ। अब इन्होंने ये बोला है कि गुलाब जामुन में, ये डिब्बा आपने देखा होगा ना, ये हल्दीराम के ऐसे आते हैं, उसमें गुलाब जामुन पड़े रहते हैं, या फिर हैना के रसगुल्ले पड़े रहते हैं। तो ये एक जो रसगुल्ला है, ये गुलाब जामुन है, सॉरी गुलाब जामुन मतलब वो लाल कलर के होते हैं। ये इस टाइप से ऐसा गुलाब जामुन, में एक बड़ा गुलाब जामुन बना रहा हूं, ठीक है। ये इस टाइप से यहां पर ये क्या है? चलो मान के चलो कि ये अर्ध गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है। अच्छा बेलन के आकार का है, हाँ, लेकिन दोनों सिरे जो हैं वो अर्धगोलाकार हैं। ये दोनों सिरे कैसे हैं? अर्धगोलाकार।
अर्धगोलाकार, ठीक है ना। यहां से हम मान लेते हैं कि यहां से ये थोड़ा सा वक्राकार है, ये जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में। अब वो बोल रहे हैं कि 45 गुलाब जामुन है, हम तो एक को उठाएंगे सीधा, फिर 45 का मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें से 30% चाशनी है तो सीधा उसमें 30% का मल्टीप्लाई कर देंगे। 45 गुलाब जामुन है और एक गुलाब जामुन में 30% क्या है, चीनी की चाशनी है, हमें निकालना है टोटल चाशनी। तो पहले तो हम एक गुलाब जामुन की, पहले क्या निकालना है, हम एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लेते हैं, उसमें 45 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 45 गुलाब जामुन का आयतन होगा, उसमें 30% का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो चाशनी का आयतन होगा। चलिए, तो इन्होंने बोला है कि जो दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, मतलब टोटल लंबाई 5 सेंटीमीटर हुई, यहां से लेके यहां तक की लंबाई कितनी हुई, 5 सेंटीमीटर। और उन्होंने बोला है कि इसका जो व्यास है, व्यास मतलब ऊपर से लेके ये नीचे तक का, ये भी कितना है, 2.8, ये कितना है, 2.8 सेंटीमीटर। तो हम रेडियस तो बता ही सकते हैं, यहां से लेके यहां की रेडियस कितनी होगी, आर का मान 1.4। और यदि हम बेलन की बात करें, यहां से लेके यहां तक का जो बेलन है 1.4 और 1.4, 2.8 हम माइनस कर देते हैं 5 में से, तो ये कितना बचाएगा, 2.2। अब हम देखें कि एक रसगुल्ले का आयतन, रसगुल्ला नहीं सॉरी, गुलाब जामुन, मुझे रसगुल्ला पसंद है इसलिए वो मुझे रसगुल्ला निकल रहा है, एक गुलाब जामुन का आयतन दो चीजों से मिलकर बन रहा है, आधा और आधा गोला, तो एक गोला हो जाएगा गोला प्लस बेलन का आयतन। अब गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। 4/3 तो कॉमन नहीं है, पाई कॉमन है इसमें और आर स्क्वायर कॉमन है, चूंकि त्रिज्या दोनों की एक ही है, तो यहां बचा 4/3, एक आर बचा, धन यहां क्या बचा, पाई आर स्क्वायर का एच बचा है। अब ये पाई का मान हम रख दें 22/7, आर हमारा कितना है, 1.4 है, तो 1.4 को मैं 14/10 लिखते रहूं, ठीक है, 14/10 गुणित 14/10, 4/3, आर का मान 14/10, एच कितना हो जाएगा, ये हाइट इसकी 2.2, 2.2 को हम 22/10 लिख दे रहे हैं। अब ये हम काटें तो ये 7 दूनी 14, तो ये तो हो गया 22 गुणा 14 दूनी 28/100, और यहां से यदि मैं एलसीएम ले रहा हूं 30 10 या 30, तो ये हो रहा है 14 चौके 56, धन 22 तिया 66, यहाँ हो रहा है 22 गुणा 28 गुणा 56 और 66 कितने हो जाएंगे, 6 6 12 की 2 हंसलाई 1, 6 6 12, तो 22 बटे कितना आ गया, 3000। ये तो एक गुलाब जामुन का आया। अब यदि मुझे 45 गुलाब जामुन का निकालना है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ 45 का गुणा करें। अब मुझे 45 गुलाब जामुन के बाद चाशनी निकालना है, तो चाशनी के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 30% का मल्टीप्लाई करेंगे, 30% मतलब 30/100। अब हम इसको काटेंगे, चाशनी टोटल चाशनी, कुल चाशनी, चलिए 30 से 30 कटे, बाकी 2 से फिर अपन काटना स्टार्ट करेंगे, तो मैं यहां काट नहीं रहा हूं, इसका सीधा आंसर लिख रहा हूं, ये लगभग 338 इसका आंसर आता है, 338, और बात चल रही थी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर आयतन है तो क्यूब, 338 सेंटीमीटर क्यूब, आप इसको काटेंगे तो 338 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। चलिए, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। हाँ, क्वेश्चन 21 कह रहा है कि समीकरण x माइनस बाई प्लस 1, क्या समीकरण है, x माइनस बाई प्लस 1 बराबर 0, और समीकरण है 3x धन 2y ऋण 12 बराबर 0।
तो हमें ग्राफ खींचना है और एक्स अक्ष और इन रेखाओं से जो त्रिभुज बनेगा उसके शीर्ष के निर्देशांक बताना है और उस त्रिभुज को क्या करना है, छायांकित शैडो बनाना है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इसके निर्देशांक, दो बिंदु तो बनाने पड़ेंगे, एक रेखा बनाने के लिए हमें दो बिंदु तो चाहिए पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम मतलब मान लेते हैं एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, मन से एक पॉइंट मानेंगे, दूसरा पॉइंट निकल के आएगा। x बराबर 0 माना तो y कितना आएगा, ये 0 हो गया, ये +1 उस साइड जाएगा तो -1 है ना, तो -1 से माइनस कैंसिल होगा तो y का मान आ जाएगा 1। ठीक है, x जब हम 0 मानेंगे तो y कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब एक काम करते हैं, y का मान 0 मान लेते हैं। x का क्या मान आया, y का 0 माना तो x का मान आएगा -1। तो दो पॉइंट आ गए हमारे पास, एक आ गया 0,1 और दूसरा पॉइंट आ गया हमारे पास -1, चलिए यहां से हम इसके भी x बराबर हम क्या मान लें, 0 यहां मान ली। y का मान कितना आएगा, x 0 मान लेंगे तो ये 2y बराबर 12, तो y बराबर 6। ठीक है, एक पॉइंट आ गया हमारा 0। फिर हम y को 0 मान लेंगे, x कितना आ जाएगा, y को 0 माना तो का भाग जाएगा 3 के 12, तो होगा 4 कॉम। चलिए अब पॉइंट्स आ गए तो हम रेखा बना देंगे। पॉइंट आ गए तो हम क्या कर सकते हैं, एक रेखा बना सकते हैं। सबसे पहले तो अपन हमारे 4 0 और 6 तक भी जा रहे हैं, ठीक है, ले लेते हैं 1 2 3 4 5, बड़ा कर, यहाँ पे पॉइंट 2 3 2 4 5। फिर जब ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो आसान रहेगा। फिर यहाँ भी ले लेते हैं 1 2 4, और ये थोड़े से दूर दूर हो रहे हैं, आप इसको एग्जैक्ट लेंगे तो सही आएगा। 1 -3 -4, ये ग्राफ पेपर पे सही बनेगा, ये हो जाएगा -1 -3। चलिए पहला पॉइंट देखें, ये 0,1 कहाँ आएगा, x0 बाई वन 0 यहाँ पे हो गया 0,1। इसका दूसरा पॉइंट -1,0 कहाँ आएगा, -1 मतलब x -1 यहाँ, ये होगा आपका -1, इन दोनों से मिलाते हुए एक रेखा खींचनी है। ठीक है, दोनों से मिलाते हुए एक रेखा खींच लें हम। क्योंकि हमें x अक्ष तक चाहिए है तो थोड़ा सा बढ़ाने की जरूरत तो वैसे है नहीं इसकी। बढ़ा भी सकते, चलिए ये पहली वाली रेखा हो गई, x - y+1। आप चाहें तो इस पर लिख दें x - y+1 बराबर 0 वाली। दूसरा ये कह रहा है 0,6 चाहिए हमें, तो मैं कोई दूसरे कलर से बना रहा हूँ, ग्रीन से। 0,6 कहाँ पे है, ये है 0, सॉरी बाई पे चाहिए, x0/6, ये हो गया 0। और 4,0 कहाँ है, ये 4,4, तो ये दूसरी लाइन हम इस पे बनाएंगे, काले से बना, ठीक है ना। इसको आप चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि ये हो जाएगी आपकी 3x + 2y - 12। अब ये x अक्ष से जो एरिया आया है, ये त्रिभुज बन रहा है आपका, देखो इसको शैडो करें हम थोड़ा सा, शैडो कर देते, ये मैंने शैडो, ठीक है ना। अब इसका चाहें तो हम नामकरण भी कर सकते हैं,
मैंने दे दिया ए, दे दिया बी, या सी। इनके निर्देशांक भी बताने हैं, प्लस ये कहाँ आपका मिल रहा है, 3,2 पे ये मिल रहा है, तो हम इसको लिखेंगे 3,2। तो त्रिभुज के निर्देशांक होगा 3,2, ये -1,0 और सी हो जाएगा 4,0। तो त्रिभुज के निर्देशांक बताने थे, प्लस उसको शैडो करना था, तो हो गया इसको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी का अथवा 21 का। दो अंकों की हमें एक संख्या बताना है और उसको अंकों को पलटने पर बनी हुई संख्या का योग 66 है। देखो दो अंकों की संख्या कभी भी हम लिखेंगे तो वो होगी 10x प्लस वाई। 10 का मल्टीप्लाई क्यों किया है, ये इकाई का अंक है इसलिए इसमें 1 का मल्टीप्लाई है, ये दहाई का अंक है इसलिए इसमें 10 का मल्टीप्लाई है, ठीक है। 10x प्लस वाई, और इसको पलटेंगे तो y यहां आ जाएगा और x इकाई में चला जाएगा, दोनों को योग करना है तो कितना बोल रहा है 66, ठीक है ना। तो हो जाएगा 10x और x कितना हो गया 11x प्लस 10y और y 11y इज इक्वल टू हो गया 66। 11 का भागी दे देते हैं तो x प्लस y का मान आ गया 6। और इन संख्याओं के अंकों का अंतर 2 है, तो आप किस में अंतर माने, तो एक कंडीशन तो मान लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन कि x माइनस वाई बराबर 2 है, ठीक है ना। और दूसरी कंडीशन हम मान लेंगे x प्लस वाई बराबर तो 6 है ही, और दूसरी कंडीशन मान लेंगे कि y माइनस एक्स बराबर क्या है 2 है, ठीक है ना। दोनों कंडीशन ले सकते हैं। चलिए यहां पर अपन क्या करें, तो जोड़ दें, ऐड कर दें, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 8, तो x का मान आया 4, x 4 है तो y कितना हो जाएगा, x 4 है तो y 2 हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर अपन देखें, यहां क्या करें, यहां भी जोड़ देते हैं, तो x और x चले जाएंगे तो ये क्या बचा 2y इज इक्वल टू 8, तो y का मान आ गया 4। यदि y का मान 4 आए तो x कितना आ जाएगा 2। तो यहां से संख्या क्या बन रही है, 10x धन y था, तो यहां से संख्या बन रही है 42, और यहां से संख्या क्या बन रही है 10x धन y मतलब 20 और 4 24, यहां से 24 बन रही है। ऐसी दो संख्याएं होंगी 42 और 24। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, 7 मीटर ऊंचा भवन के शिखर से, तो सबसे पहले एक भवन बना लेते हैं। चलिए ये एक भवन है, 7 मीटर ऊंचा है, कि शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण मतलब ऊपर देख रहे हैं, तो वो टावर कैसा होगा, और लंबा होगा इससे, और लंबा। तो ये जो अवनमन कोण है, सॉरी उन्नयन कोण है, टावर के 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का क्या है उन्नयन कोण, 60 डिग्री है, 60 डिग्री। शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। और इसके पाद का अवनमन कोण, अवनमन कोण कब होगा, जब ये नीचे देखेगा, यहां से वो व्यक्ति कहां देख रहा है, इस पे नीचे, तो कितना बन रहा है 45 डिग्री। कितना बन रहा है, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, अंतर अंता को नामकरण कर दे रहे हैं ए, चलिए अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें, मतलब एसी ज्ञात करना है। तो ये समांतर है इसलिए 7, ये तो 7 रहेगा, इसको हम मान लेते हैं x, ठीक है। यदि ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री में tan थीटा लगता है, तो जितनी ऊंचाई होती है उतना ही आधार होता है, तो ये 7 मीटर होगा। भाई लिख सकते हैं ना, त्रिभुज DEC में tan 45 बराबर DE बटे EC, तो यहां से EC का मान कितना आ गया 7, EC का मान कितना आ गया 7। अब हम क्या करें, ये 60 डिग्री मतलब ऊपर वाला जो त्रिभुज है, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में हमें लंब और x निकालना है हमें, ये 7 हो गया,
ना, नीचे का 7 है तो ऊपर का भी 7। तो टेन थीटा ही लगा देते हैं, 1060 इक्वल टू एक्स अपॉन 7, एक्स अपॉन 7 लंबटे आधार, तो 1060 होता है √3 एक्स अपॉन 7, एक्स का मान आ गया 7√3। तो हमें निकालना था AC, AC कितना हो जाएगा, x प्लस 7, 7√3 प्लस 7, 7 कॉमन आया, √3 प्लस 1, बात चल रही थी शायद मीटर में, तो ये आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का अथवा, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, चलिए मतलब ये कह रहे हैं कि एक शिखर है जिसका ऊंचाई है 20 मीटर और इसके ऊपर एक संचार मीनार, संचार मीनार मतलब कम्युनिकेशन टावर, कम्युनिकेशन टावर जिसको अपन टावर बोलते हैं साधारण भाषा में, तो इसके ऊपर एक टावर लगा दिया है, सॉरी ये एक टावर लगा है। यहां मैं एक काम करता हूं, नाम दे दे रहा हूं C, और भूमि पर एक बिंदु है, बिंदु का नाम है D। शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः, तल और मीनार के तल, मतलब मीनार कौन है, ये मीनार है, टावर को मीनार बोला गया है, इसके तल और शिखर, तल का उन्होंने बोला है और शिखर का बोला। भाई तल का कितना बोला है, 45, और शिखर का कितना बोला है, 60। तो हमें मीनार की ऊंचाई मतलब हमें ये x ज्ञात करना है। अब फिर से देखो ये 45 डिग्री बन रहा है त्रिभुज में, त्रिभुज ABD में, 1045, 1045 में क्या होता है, जो ऊंचाई है वही आधार होता है, AB बटे BD, तो BD का मान कितना आ गया, कितनी ऊंचाई थी 20, तो ये भी क्या हो गया 20, अब ये तो आ गया 20। अब 60 लगा देते हैं पूरे त्रिभुज में, त्रिभुज DCB में 1060, तो ये हो जाएगा x धन 20 AB अपॉन आधार कितना है 1060 होता है √3, तो √3x प्लस 20 अपॉन 20, तो ये 20√3 माइनस 20 बराबर x, तो ये 20 कॉमन आया तो यहाँ बचा √1 x मीटर में है, ये इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। यहां पर हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या दिया गया है, व्यय दिया गया है, तो हम यहाँ पे कॉल वो बना लेते हैं, सारणी टाइप से पहला हम लिख लेते हैं व्यय, हम यहां मैं लिख रहा हूं व्यय, यहां मैं लिख रहा हूं परिवारों की संख्या मतलब फ्रीक्वेंसी। व्यय कितना दिया हुआ है, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। फ्रीक्वेंसी दी है 4, 5 घर, 12 घर, 2 घर और 2 घर, टोटल कितने घर हैं 25, तो ये 25 है। अब हम सबसे पहले इसका XI निकालेंगे, औसत, तो 100 और 150 को जोड़ेंगे, 250 बटे 2 करेंगे, वर्ग चिन्ह भी जिसको बोलते हैं, तो कितना आ जाएगा 125। अब जितना अंतर चल रहा है वही अंतर चलता जाएगा, 50 का अंतर चल रहा था तो यहां भी 50 का अंतर चलेगा, 175, 225,
275 और 325। अभी भी ये संख्याएं बड़ी हैं तो हम इनका क्या करेंगे, डी आई निकाल लेंगे। एक एज्यूम मीन मान लेंगे, ये ए है, एज्यूम मीन मान लिया हमने, तो हम यहाँ पर डी आई निकाल लेंगे। डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई 125 में से 225 जाएंगे तो ऋण के 100, फिर 175 में से 225 जाएंगे तो ऋण के 50, यहाँ 0, यहाँ 50। अभी भी संख्याएं थोड़ी सी बड़ी हैं तो हम एक काम करते हैं, इसमें हम यू आई निकाल लेते हैं। यू आई जो होगा वो डी आई बटे एच कर देंगे, एक हाइट मान लेंगे, 50 का भाग जा रहा है तो एच का हमने मान माना 50 है ना, हाइट का भाग चला जाएगा, ही 50 है हाइट इसकी, 50 का भाग दिया तो ये 50 दूनी 100, 50 50, 100 50। अब हम एक काम करेंगे कि यू आई का अब हम मल्टीप्लाई कराएंगे एफ आई के साथ, क्योंकि सूत्र में हमारा क्या होता है एफ आई इंटू एक्स आई, और एक्स आई को हम कन्वर्ट करते हुए यू आई पे पहुंच गए, ठीक है ना। चलिए ये अब हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं, 4 का ऋण 2 में मल्टीप्लाई किया ऋण 8, 5 का किया ऋण 5, 0 का 0 में 0, 2 का 1 में 2, 2 का 2, ये समेसन हो जाएगा, समेसन एफ आई इंटू आई कितना आ जाएगा आपका, 4 2 6, 8 5 13 में से 6 गए तो 7 माइनस का, ठीक है ना, -7 आ गया। अब हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, हमारा माध्य का जो फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल, ये होता है आपका ए घटाया था तो जोड़ना पड़ेगा, प्लस एच का भाग किया था तो गुणा करना पड़ेगा, समेसन एफ आई इंटू आई अपॉन समेसन एफ, ठीक है ना, समेसन एफ आई ये है। ए कितना हमने किया था, एज्यूम माना था 225 को, एच हमने भाग किससे दिया 50 से, समेसन एफ आई यू आई आया है माइनस का 7 अपॉन क्या है 25, ये एफ आई, तो ये आपका 25 से कितने बार काटा, 2 बार, और 7 का मल्टीप्लाई हुआ तो 14, 225 माइनस 14 हो जाएगा 211 शायद, 211 इसका। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बारंबारता तो दी गई है, और हमें जब यदि यहाँ पर माध्यक निकालना है तो माध्यक में हमें संचयी बारंबारता की जरूरत होती है, संचयी बारंबारता मतलब सी है। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, ये 5 का 5 रहेगा, फिर अगले जुड़ते जाएंगे, 5 प्लस एक्स, 5 और 20, 25 प्लस एक्स, फिर 15 जुड़े तो 40 प्लस एक्स, फिर 22 जुड़ा तो 40 धन एक्स वाई, फिर 5 जुड़ा तो 45 धन एक्स। अच्छा, संचयी बारंबारता में जो लास्ट आता है वो किसके बराबर होता है, ये बारंबारता के टोटल के बराबर, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी के टोटल के बराबर ये लास्ट वाला होता है, इसलिए संचयी बारंबारता होता है। तो ये एक्स प्लस वाई आप यहां से चाहें तो एक्स प्लस वाई का मान यहां से कितना आ जाएगा, 60 में से 45 जाएंगे आपके तो ये 15 आ जाएगा, एक्स प्लस वाई का योग 15 है, ये एक समीकरण बन गया यहां से। चलिए माध्य का जो सूत्र होता है, पहले आपको माध्यक दिया गया है 28.5, अब 28.5 यदि आपको दिया है तो 28.5 मतलब किसके बीच आएगा, 20 से 30 के बीच, वर्ग अंतराल किसके बीच आएगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला जो वर्ग हो जाएगा हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा माध्यक, हम लिखते हैं माध्यक वर्ग। क्यों हुआ ये माध्यक वर्ग, क्योंकि हमें पहले से ही माध्यक देके रखा था 28.5। अब माध्यक वर्ग यदि हो गया तो ये उसकी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है ना। अब यदि ये फ्रीक्वेंसी हो गई, अब पहले तो हमारा माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यक का फॉर्मूला होता है एल प्लस एन वाई टू माइनस सी एफ मल्टीप्लाई एच अपॉन, है ना,
तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, ये इसका CF हो गया, ठीक है ना। और लोअर लिमिट कौन सी हो गई इसकी, ये 20, H हाइट हो गई 10, चलिए सब मिल गया हमें। तो L का मान हो गया 20, N/2 मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ही N होती है, तो 60/2 माइनस संचयी बारंबारता क्या आ रही है, 25 धन x, क्या आ रही है 25 धन x कोष्टक में, और गुणा में क्या चाहिए है, h कितना है 10 है, वर्गंतराल की माप को h बोलते हैं, बटे f कितनी है फ्रीक्वेंसी 20 है ना, L भी 20 है और f भी क्या है 20, बराबर माध्यक कितना है 28.5। चलिए अब अपन आ जाए 28.5 इक्वल टू, ये एक काम करें इसको काट दें 2 बार, LCM ले लें फिर पूरे का, तो ये 40 बन जाएगा, धन 60/2 का मतलब हुआ 30, ये बटे में चल रहा है सबके, ठीक है 2, 30 ऋण 25 और ऋण x। चलिए 2 का यहां गुणा कर देते हैं 28.5 से, कितना हो जाएगा 28 दूनी 56, 56 और 1 57 है ना, 57 आएगा, बराबर 40 और 30 कितना हो गया 70, और 70 में से अच्छा 25 भी घटना है अभी, ठीक है 40 में से 40 और 30 70, 70 में से चलो 30 में से 25 घटा दो सीधा 5, तो 40 और 5 45, ऋण x, 2 तो हमने पहुंचा ही दिया था, तिर्यक गुणा कर दिया था। अब 45 को उस तरफ लेके जाएंगे तो कितना बचेगा, ये 57 में से 45 जाएंगे तो 10 और 2 12, 12 बचेंगे, 12 बराबर ये हो गया x। एक सेकंड, कुछ गलत कर रहे हैं क्या, 30 45 5 सेकंड, कुछ गलत हो रहा है क्योंकि x का मान माइनस नहीं, एक सेकंड, एक मिस्टेक अपन यहां पर कर रहे हैं कि ये जो CF लेते हैं वो हम क्या लेते हैं, एक ठीक मध्यक वर्ग के ठीक पहले की, तो हमें यहां पर क्या लेना है 5 धन x लेना है, कितना लेना है 5 धन x। तो ये जब हम 5 धन x लेंगे तो ये 30 माइनस ये कितना हो जाएगा 5 माइनस, चलिए अब नीचे आते हैं, तो कितना हो जाएगा 40 और 30 70, और ये 30 में से 25 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 25 बचेगा, 40 और 25 65 हो जाएगा 65, इस कर दे, और 65 जब यहां से अपन घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, 8, x का मान कितना आ गया हमारा 8, और हमें पता है कि x और y का जो योग चल रहा है वो कितना चल रहा है 15, ऐसे y कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो x आपका 8 आ गया और y आपका 7 आ गया, x और y की वैल्यू अपन को क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। तो लगभग 2 घंटे से भी कम समय में हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है, और आप इसको फेयर पे अच्छे से नोट करें, बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं, और निश्चित तौर पर फिर आपको ये आपके बोर्ड एग्जाम में जो आपका 10th का जो मैथमेटिक्स का बोर्ड एग्जाम रहेगा उसमें आपको ये हेल्पफुल होने वाला है। थैंक यू वेरी मच।